मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एटम। और आज इस चैप्टर का डे 3 है जिसमें हम आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल बता दिया, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल बता दिया, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल बता दिया। ये एटॉमिक मॉडल का लास्ट लेक्चर है जिसका नाम है बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल से। बोर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में 4 कॉन्सेप्ट दिया है। बोर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में 4 कॉन्सेप्ट दिया। सबसे पहले कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट एनर्जी ऑर्बिट। पहला जो कॉन्सेप्ट ये कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट एनर्जी ऑर्बिट। इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। आपको याद होगा रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल में हमने बताया था कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, कोई इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा होता है तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन ये इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी को एमिट करेगा, और जब ये एनर्जी को एमिट करेगा तो इसकी एनर्जी कम होती जाएगी और ये न्यूक्लियस के करीब आएगा, और एक समय ऐसा होगा जब ये न्यूक्लियस से जाकर टकरा जाएगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। बोर्स ने इसी के बारे में बताया है। पहला यह है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट एनर्जी ऑर्बिट। बोर्स का कहना था कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी ऑर्बिट में होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उस समय उसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है। मतलब ना तो वो एनर्जी एमिट करता है और ना ही एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। बात समझ रहे हैं? जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट होती है। मतलब ना तो वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा ना ही एनर्जी एमिट करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट एनर्जी ऑर्बिट। बोर सजेस्टेड दैट so long as an electron revolves around the nucleus, energy of electron remains constant. That is, electron neither absorbs nor emits energy. So this orbit is called a stable orbit. इस orbit को stable orbit के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये ना तो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है और ना ही एनर्जी एमिट करता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ परमिसिबल एनर्जी ऑर्बिट। दूसरा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ परमिसिबल एनर्जी ऑर्बिट। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ परमिसिबल एनर्जी ऑर्बिट है क्या। तो आइए इसको समझते हैं। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इस ऑर्बिट के आसपास बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट को ग्रहण नहीं करता। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में चाहे उस ऑर्बिट में अपना स्थान नहीं बना सकता है। फिर से बोल रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है। यह इलेक्ट्रॉन चूजी होता है। मतलब यह इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट को ऑक्यूपाई करेगा जिस ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है। जिस ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम या तो h/2 पाई हो या 2h/2 पाई हो या 3h/2 पाई हो या 4h/2 पाई हो या 5h/2 पाई हो। मतलब ये मिनिमम एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट को ऑक्यूपाई करेगा जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। बात समझ रहे हैं?
इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में ऑक्यूपाई नहीं होता है, बल्कि वो उसी ऑर्बिट को ऑक्यूपाई करेगा जिस ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम या तो h/2π हो या इसका इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ परमिसिबल एनर्जी ऑर्बिट या बोर्स क्वांटम कंडीशन। मतलब एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई ओनली दैट ऑर्बिट राउंड द न्यूक्लियस for which angular momentum of revolving electron is integral multiple of h/2π। मतलब h/2π ये इलेक्ट्रॉन का मिनिमम एंगुलर मोमेंटम होता है और इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट को ऑक्यूपाई करेगा जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो बोर्स क्वांटम कंडीशन के अकॉर्डिंगली एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई ओनली दैट ऑर्बिट राउंड द न्यूक्लियस फॉर विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यहां पर लिख दिया है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये नहीं है h/2π, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। इसे बोर्स क्वांटम कंडीशन भी कहा जाता है। यहां पर लिखा गया है me, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, vn ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब आप मास को स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट लीनियर मोमेंटम कहलाता है। और ये rm ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, अगर रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। फिर से देखिए, सपोज कीजिए कि ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होगा, इसे me से लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी जिसे vn से लिखा जाता है, और इस ऑर्बिट का रेडियस होगा जिसे rn से लिखा जाता है। तो इस ऑर्बिट में अगर me vn लिखते हैं तो हम लोग कहेंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर हम लोग rn से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पढ़ा जाता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को ऑक्यूपाई करेगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π होना चाहिए, जहां की n इंटीजर है। ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अगर n का वैल्यू 1 लेंगे तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट ऑर्बिट है, n का वैल्यू 2 लेंगे मतलब सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, n का वैल्यू 3 लेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो me vn rn ये nh/2π होगा, वेयर me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, vn स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, rn रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, और h प्लैंक्स कांस्टेंट इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻³ जूल सेकंड। अभी मैंने आपको बताया कि n का मिनिमम वैल्यू 1 हो सकता है, n का मिनिमम वैल्यू 1 होगा। जब n का वैल्यू 1 लेंगे तो ये me v1 r1 ये बराबर हो जाएगा h/2π के। तो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला था कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट एनर्जी ऑर्बिट, दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ परमिसिबल एनर्जी ऑर्बिट, या इसे बोर्स क्वांटम कंडीशन भी कहते हैं। आइए तीसरे में आते हैं। तीसरा क्या है वो देखते हैं। तीसरा कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या इसे बोर्स क्वांटम कंडीशन भी कहा जाता है। बोर्स का कहना है कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी ऑर्बिट में होता है तो उस वक्त उसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है। एनर्जी का निकलना या एनर्जी का एब्जॉर्ब होना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी एमिट होता है, लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है। फिर से बोल रहे हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी एमिट होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है। तो इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एनर्जी ऑर्बिट टू अनदर। If an electron jumps from higher energy orbit to lower energy orbit, energy is emitted. But if an electron absorbs energy, it jumps from lower energy orbit to higher energy orbit.
जैसे आप देखेंगे यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन से ऑर्बिट जितना दूर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ये हायर एनर्जी ऑर्बिट है और ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट है। जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा तो एनर्जी निकलती है, यहां से एनर्जी निकलेगा। ये ई इनिशियल मतलब इनिशियल एनर्जी और ई फाइनल मतलब ये फाइनल एनर्जी, ये बराबर होता है एच न्यू के। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है। जो फोटोन यहां से निकल रहा है, जो एनर्जी पार्टिकल यहां से निकल रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। यहां पर उल्टा है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहां से एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाएगा। इस बार इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी से ज्यादा थी, लेकिन यहां पर फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से कम है, तो EF माइनस EI दिस इज इक्वल टू h म्यू। इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, h जो कि आपको प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है। ये जो फोटोन दिया जा रहा है, जो एनर्जी दी जा रही है, उसकी ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये था दूसरा। आइए तीसरे पे आते हैं, सॉरी 3 कंप्लीट हो गया, चौथे पे आते हैं। चौथा कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। फिर से जान लें, पहला था कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट एनर्जी ऑर्बिट, दूसरा था कॉन्सेप्ट ऑफ परमिसिबल एनर्जी ऑर्बिट, और तीसरा था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। चौथा है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। क्या है? द एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब एज अ सिंगल क्वांटम फोटोन। ये जो एनर्जी निकलती है जब कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी ऑर्बिट से दूसरे एनर्जी ऑर्बिट में, हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है, तो ये जो एनर्जी एमिट होती है वो सिंगल फोटोन के फॉर्म में एनर्जी एमिट होती है। मतलब एक बार में एक ही फोटोन निकलता है। इलेक्ट्रॉन चाहे तो हायर से फर्स्ट में जंप करे, चाहे तो हायर से सेकंड में जंप करे, चाहे हायर से थर्ड में जंप करे, तो एनर्जी एमिट होगी और ये सिंगल फोटोन एमिट होता है। तो द एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब एज अ सिंगल फोटोन, द एनर्जी EHU, इस एनर्जी को h न्यू से लिखते हैं ऑफ फोटोन, एंड इज इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 ऑर्बिट्स इन्वॉल्व। हेंस स्पेक्ट्रम ऑफ एटम हैज सर्टेन फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लिया जाए कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये यहां से यहां जंप करेगा, तो ये जंप करेगा तो इसकी एनर्जी होगी h इनिशियल माइनस E इनिशियल माइनस E फाइनल, दिस इज इक्वल टू h न्यू। तो यही एक ही फोटोन निकलेगा, मतलब एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन में एक ही फोटोन निकलते हैं। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो ये था बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सक्सेस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स का एटॉमिक मॉडल किस हिसाब से सक्सेसफुल था, ये हम लोग जानेंगे। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में एटम अनस्टेबल था। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली वो अनस्टेबल था, जबकि बोर्स एटॉमिक मॉडल ये स्टेबल है। तो इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। बोर्स के एटॉमिक मॉडल से एक पर्टिकुलर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से जान लें, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो एक पर्टिकुलर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी ये हम लोग बोर्स के एटॉमिक मॉडल से इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल हेल्प्स टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन्स द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी एमिट होती है। जब इस एनर्जी को किसी प्रिज्म से होकर पास कराया जाता है तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स पे ये टूट जाता है। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट कलर को ही कहा जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम।
तो बोर्स एटॉमिक मॉडल क्यों ये स्प्लिट करता है, एच एटम का स्पेक्ट्रम क्यों फॉर्म करता है, वो ये एक्सप्लेन करता है। उसके बाद है बोर्स एटॉमिक मॉडल हेल्प्स टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। ये जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, हाइड्रोजन एटम के जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस ऑर्बिट के रेडियस का वैल्यू कितना होगा, ये बोर्स के एटॉमिक मॉडल से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आपने देख लिया, पहला है इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, दूसरा है बोर्स एटॉमिक मॉडल हेल्प्स टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन्स द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर्स एटॉमिक मॉडल हेल्प्स टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। बोर्स ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है। ये सब हम लोग अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फेलियर्स या लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स का एटॉमिक मॉडल बहुत मामले में सक्सेसफुल था, लेकिन कुछ कुछ मामले में ये फेलियर भी है। क्या क्या है देखिए, पहला है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल है वो वैसे एटम के लिए जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ ईच एटम को बोर्स एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन जिस एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से ज्यादा हो, जैसे हीलियम, लिथियम, बोरॉन, इन सभी में स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मेशन क्यों होता है, इस बारे में बोर्स का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता है। तो पहला लिमिटेशन, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। बोर्स एटॉमिक मॉडल कुड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन एच एटम एंड एच लाइक एटम। जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन हीलियम का निकाल लिया जाए तो He+ बच जाता है, तो इसमें आपको स्पेक्ट्रल लाइन एक्सप्लेन हो जाएगा। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया जाएगा तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसी तरह से He+ का स्पेक्ट्रम, लिथियम प्लस का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं है, बट सिंगल एटम के लिए सक्सेसफुल है। बोर्स एटॉमिक मॉडल कुड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन H एटम एंड H लाइक एटम्स only and could not explain the spectrum of atoms having more than 1 electron। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। दूसरा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये आपको न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। हाइजेनबर्ग का कहना है कि इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और लीनियर मोमेंटम दोनों एट ए टाइम नहीं बताया जा सकता है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजीशन एज वेल एज लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाता है। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंगली, बोर्स के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंगली हम लोग पोजीशन भी मालूम कर सकते हैं और इसका लीनियर मोमेंटम भी मालूम कर सकते हैं। तो यह हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। बोर्स एटॉमिक मॉडल वायलेट्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको वायलेट करता है। इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बोर्स एटॉमिक मॉडल कंसीडर्स इलेक्ट्रॉन्स टू हैव बोथ नोन पोजीशन एंड मोमेंटम एट द सेम टाइम, व्हिच इज इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम दोनों एक साथ नहीं पता लगाया जा सकता है, लेकिन बोर्स एटॉमिक मॉडल में दोनों एक साथ पता लगाया जा सकता है, इसलिए ये वायलेट्स करते हैं। उसके बाद है ज़ीमान एंड स्टार्क इफेक्ट। ये क्या है, इसको जानिए। सपोज कीजिए कि आपने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लिया और इस हाइड्रोजन को जब कस के गर्म करते हैं तो वेपर स्टेट में आ जाता है। जब हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है तो ये एनर्जी एमिट करता है। जब इस एनर्जी को, ये एनर्जी लाइट के फॉर्म में होता है, जब इस एनर्जी को आप प्रिज्म से होकर पास कराएंगे तो ये डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर जाता है। हाइड्रोजन एटम में यह बात एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, अगर आपने
इस स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये आपको ये जो स्पेक्ट्रम है, ये जो लाइन है, ये जो कलर है और कलर्स में स्प्लिट कर जाते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और उसमें ये स्प्लिट करता है तो इसको कहा जाता है ज़ीमन इफेक्ट। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये स्प्लिट करता है तो इसको कहा जाता है स्टार्क इफेक्ट। ये स्प्लिटिंग क्यों होता है, इस चीज के बारे में रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को नहीं मालूम है। तो ज़ीमन एंड इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, Bohr's atomic model could not explain the splitting of spectral line in magnetic field and in electric field। ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है, अगर इसे मैग्नेटिक फील्ड से होकर के गुजारे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर के गुजारे तो ये स्प्लिट कर जाता है। ये स्प्लिटिंग क्यों होती है, बोर्स के एटॉमिक मॉडल में इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी, डी बॉर्गली ने यह बताया था कि मूविंग पार्टिकल पार्टिकल की तरह तो बिहेव करता ही है, साथ ही साथ वेव की तरह भी बिहेव करता है। अ मूविंग पार्टिकल बिहेव्स एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। लेकिन बोर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह बिहेव किया है, एक डिस्क्रीट पार्टिकल। वेव के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी, बोर्स एटॉमिक मॉडल ट्रीटेड इलेक्ट्रॉन्स एज डिस्क्रीट पार्टिकल, ये पार्टिकल है इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट, बट इट फेल्ड टू अकाउंट फॉर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी दर्शाता है। बोर्स के एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में कोई बात नहीं है। उसके बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट सब शेल एंड ऑर्बिटल। जैसे आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं और ये ऑर्बिट्स डिफरेंट ऑर्बिट्स से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम लोग सब शेल कहते हैं। और सब शेल के अंदर आपको ऑर्बिटल होते हैं जिसपे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बोर्स का एटॉमिक मॉडल सब शेल और ऑर्बिटल के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। तो ये था बोर्स एटॉमिक मॉडल। इस तरह से हमने आपको चारों का चारों एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन कर दिया है। हम लोगों को दो ही एटॉमिक मॉडल पढ़ना है, एक का नाम है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल और दूसरा है बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो हमने अपने तीनों लेक्चर्स पे ये कंप्लीट कर दिया है। आज के लिए इतना ही है, बाकी अगले क्लास में बताएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।